दो दोस्त एक जंगल की पगडंडी से बिल्कुल मौन होकर के सुबह सुबह जा रहे थे पहले पहर में। जब वो निकले तो बिल्कुल शांति थी वातावरण में। थोड़ी दूर पहुंचे तो पहले वाले दोस्त ने दूसरे से कहा कि भाई रुक, मुझे कोई आवाज सुनाई दी। दोनों दोस्त रुके, दोनों ने झाड़ियां टटोली तो देखा कि एक 5 रुपए का सिक्का एक झाड़ी में अटका हुआ है और उनके कदमों की आहट से वो गिरा और उनकी खनक उनके कानों तक पहुंची। दोस्त आगे बढ़ा, उसने सिक्का उठाया, जेब में रखा, फिर मौन होकर के आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरे वाले दोस्त ने कहा कि भाई रुक, मुझे भी कोई आवाज सुनाई दी। दोनों फिर रुके, झाड़ियां टटोली तो देखा कि एक नन्ही सी तितली एक झाड़ी में फंसी हुई है और आजाद होने के लिए अपने पर फड़फड़ा रही है। वो दोस्त आगे बढ़ा, उसने उस तितली को पकड़ा, आजाद किया, उड़ा दिया। तो जो पहले वाला था श्रीनिवास जी, उसने उससे पूछा कि क्या कारण है, वहाँ सिक्का गिरा था, तुझे उसकी आवाज नहीं आई, यहाँ एक तितली ने 2 पर फड़फड़ाए, तुझे उसकी आवाज आ गई, ऐसा क्यों? अगर उस दोस्त का उत्तर हम कवियों का उत्तर आप लोगों को लगे तो जितने लोग हैं सदन के अंदर, मैं उनके अंदर से अपने लिए अभिव्यक्ति चाहता हूँ। उस दोस्त ने कहा कि भाई वहां पर धन गिरा था, तुझे धन की आवाज ने प्रभावित किया और मुझे मन की आवाज ने प्रभावित किया। तेरे मेरे बीच में बस अंतर ये है, तू धन के लिए आया और मैं मन के लिए आया। जिस समय निमंत्रण गया कल्याण विशाल का और इसने ये कहा कि भैया हिंदी साहित्य अकेडमी के बैनर से एक कवि सम्मेलन करने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। अधिकांश कवि मेरे अपने शहर के हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्वरूप देना चाहता हूँ। और विश्वास मानना, इसके लिए इसलिए तालियां आनी चाहिए। मैं भी मेरे शहर में कवि सम्मेलन कराता हूँ, लेकिन एक मंच पर अपने शहर के इतने सारे कवियों को बुला करके उनका काव्य पाठ कराना एक बहुत बड़ा योगदान है साहित्य के लिए। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं कि प्रिय कल्याण के लिए एक बार आए। मैं कुछ पंक्तियां सुना देता हूं आप लोगों के बीच और फिर जैसा आप लोग कहेंगे, जहां आप लोग इशारा कर देंगे वहां पर समापन कर देंगे। हालांकि आपकी तरफ से तो इस समय रेड लाइट है ही, मान तो मुझे जाना चाहिए कि इशारा तो आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक पंक्तियां सुना देता हूं, अपनी कॉपी जचवा देता हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की पिछली गवर्नमेंट के समय में 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी। आप लोग जानते हैं, अफजल को और कसाब को। रात के समय में उनको फांसी लटका दी गई। सुबह न्यूज फ्लैश होती है, आज हम लोगों ने अफजल को मार दिया, आज हम लोगों ने कसाब को मार दिया। उस समय के एक मंत्री मिले मेरे को एक कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या कारण है, रातों रात फाइट सल्टा देते, उसके पीछे लॉजिक क्या है? जनता को बताया क्यों नहीं जाता कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा? तो उस मंत्री ने ये कहा कि सौरभ भाई, अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को सजाए मौत दी जाएगी, तो लोग हमारा विरोध करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे सरकार का, हमारे दल का किसी भी प्रकार का कोई विरोध हो। तब अंतर्मन से कहीं आह निकली थी कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार यहाँ पर दहाड़े तो कलेजे बाहर वालों के कांपने लगे। वो सपना आज पूरा होते हुए देखा। मैं तब पंक्ति पढ़ता हूँ, मंच का इसमें आशीर्वाद मांगता हूँ कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की काश ये काम हमारी उस सरकार ने कर लिया होता जो सौरभ कह रहा है, तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। पंक्ति देता हूँ कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी चेतना बची हुई है आप लोगों के अंदर। मैं मन से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जितने लोग हैं उन सबकी तालियां मुस्तकाई, ये मेरे लिए प्रसाद से कम नहीं है। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत। तमाम वो लोग बैठे हैं जो खाकी पहने हुए लोग हैं।
ये वो खाकी है सर। मैं सॉरी क्षमा मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उस समय ये जो खाकी तैनात थी इनके पास जो बंदूकें थी वो लाठी से भी गई गुजरी थी, जो ना चलती थी ना उनके अंदर बारूद था। असलियत ये है कि इस खाकी ने अगर हम लोगों को बचाया है तो अपने सीने पर गोली खा करके बचाया, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं थी कि हम जिंदा वहां पर शेष बच जाते। 10 में से 9 को इस खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया था। केवल एक बचा था कसाब, और उसके ऊपर जितना धन व्यय हुआ ये आप लोग जानते हैं। केवल 35 रुपए की एक गोली जिसके लिए बहुत थी, उस पर हमारा इतना सारा टैक्स दामाद बना करके उसको रखा गया। मैं इस बात का विरोध करता हूँ, और अगर आप लोगों को विरोध सही लगे तो जितने लोग मेरे सामने हैं अपने कथन पर हस्ताक्षर आप लोगों की तालियों के चाहता हूँ। पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिए। हमारे दिल्ली के नजदीक रहता हूँ सर मैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके पक्ष में खड़े हो गए, बोले इनकी फांसी रोक दीजिए, इनके परिवार वाले हैं उनकी फांसी रोक दें। अत्याधुनिक हथियार जिनके हाथों में हो, AK-47 और ग्रेनेड जगह जगह ऐसे फेंकते हुए जा रहे थे जैसे फूल बरसा रहे हो। वो नहीं देख रहे थे कि मरने वाला बेटा है, बहन है, बच्चा है, कौन है। जो सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। साहब उनको छोड़ दें। कह रहे थे फांसी रोक दो, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दो। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, क्रोध अगर आए तो तालियों में तब्दील करके भेजना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत। भारत माँ का तन घायल है जिनके पहने दांतों से, उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत, घर में पाले, कुत्तों को घर में पालें किस नीति के अंतर्गत। और साहब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि कविता दलों के लिए लिखी जाने लगी, राजनीति के लिए लिखी जाने लगी। अधिकारी लोग बैठे हैं मेरे सामने। मैं एक बात कहता हूँ, भैया सुनना, आप लोग भैया भाई साहब आप व्यंग विनोद करेंगे, बहुत छोटा सा सदन है, इसमें आवाज मुस्तक आ रही है। अगर सहभागिता नहीं लेनी, इतने लोग गए, आप भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हैं तो मैं आपका ध्यान चाहूंगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनना। वो पंक्तियां जिसने सौरभ को सौरभ सुमन कहने का अधिकार दिया, वो पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, सुनना। लोग कहते हैं कि सरकारों के पक्ष में लिखने लगे कवि। साहब अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसके लिए लिखना, कोई दंडात्मक कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की जा सकती। है हमारा मन है कि हम किसके ऊपर कविता लिखें। राम ने अच्छा काम किया तो राम के समकालीन कवि आचार्य गुरु वाल्मीकि ने भगवान राम को लिखा। कहीं पृथ्वीराज रासो तब लिखा गया जब चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज को अच्छा काम करते हुए देखा। अगर मैं कुछ अच्छा लिख रहा हूं अपनी सरकार के बारे में तो मैंने भी कुछ परिवर्तन देखे होंगे। आप लोग सब जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। पूरे देश की राजनीति वहां पर आकर के रुदाली रुदन रोई। उसके ठीक अगले दिन कश्मीर में, जम्मू में एक बड़ी घटना घटी थी श्रीनगर में। आइडेंटिटी कार्ड देख करके हमारे कलेजों में सुराख किए गए थे और पूरे हिंदुस्तान से एक भी आंसू नहीं बहा। तब सौरभ को लगा कि 4 पंक्तियां मुझे लिखनी चाहिए। मैं उसके पक्ष में लिखता हूं, हमारे मुख्यमंत्री के पक्ष में क्यों लिखता हूं? क्योंकि मैंने परिवर्तन देखे हैं साहब। पहले हम लोग टाकीज जाया करते थे पिक्चर देखने के लिए। जब जाते थे और वहां पर राष्ट्रगान बजा करता था तो हम उसके सम्मान में खड़े होते थे। कुछ लोग वहां पर बैठ करके हमारी खिल्ली उड़ाते थे। देखो देशभक्त खड़ा हो गया, देखो राष्ट्रभक्त खड़ा हो गया। और साहब हम परिवार वालों के साथ आंखें नीची करके वापस बैठ जाते थे। ये स्थिति थी। आज हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत है तो मां भारती का अपमान करके बताए। घरों पर बुलडोजर चढ़ा देंगे लेकिन आपको तमीज सिखा देंगे कि क्या और कैसे होना चाहिए।
मैं पंक्ति पढ़ता हूं और आप लोग को लगे कि मैंने सही कहा तो आप लोगों की तालियों के हस्ताक्षर चाहता हूं। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। कि आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।